नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको ITR 6 कैसे भरना है जावा यूटिलिटी के साथ ये बताएंगे। जावा यूटिलिटी आप बहुत इजीली, जैसे कि मैं आपको वेबसाइट, इनकम टैक्स की वेबसाइट का ये होम पेज है, यहाँ से आपको ITR रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। जावा यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ये स्क्रीन ओपन होगी, इसमें बहुत आप रीड कर सकते हैं। The utility by default will get downloaded in your system. डाउनलोड फोल्डर इन अ compressed मोड, zip फाइल में ये डाउनलोड हो जाता है, तो आप इसे एक्सट्रैक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए 2021। मैं आपको लेटेस्ट वाले ईयर की फाइलिंग बताऊंगी, ऑनलाइन फाइलिंग बताऊंगी कि हम इसे कैसे यूटिलिटी को डाउनलोड करने के बाद इसमें हम कैसे फिलिंग करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ITR 6 है। ITR 6 को हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये जावा यूटिलिटी है एंड इसको डाउनलोड करने के बाद फिर हम इसकी फिलिंग पे जाएंगे। अब फॉर्म ITR डाउनलोड होने के बाद कैसा नज़र आता है वो मैं आपको बता दूँ। जब हमने यूटिलिटी डाउनलोड कर ली है तो यूटिलिटी डाउनलोड करके मैं आपको इसकी फर्स्ट स्क्रीन पे ले जाऊँ। इंस्ट्रक्शंस वाली स्क्रीन ओपन हो जाती है। सक्सेसफुली डाउनलोड होने के बाद आप जब ओपन करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शंस की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आप इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली कहती हैं कि आपको कैसे कैसे फाइल करना है, कैसे कैसे फिलिंग करनी है। ये पहला पेज है हमारा, जो कि एक इंडेक्स की तरह यूज़ होता है। हमें ITR 6 में कैसे भरना है ये भी इनकम टैक्स ने बताया हुआ है, वो मैं आपको बता दूं। तो इसमें जो सीक्वेंस है फाइल करने का, वो पार्ट A भरना है पहले, फिर स्केड्यूल्स हैं, फिर पार्ट B है, फिर वेरिफिकेशन है। ये 4 तरीके से हम इसको करेंगे। तो ये इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड होने के बाद हम तो ITR 6 में आप देखेंगे पार्ट A में जनरल इन्फॉर्मेशन भरी जाती है। इसमें बैलेंस शीट्स, P&L, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती है। अदर इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव डिटेल्स, स्टॉक की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड पार्ट B जो होता है वो कंप्यूटेशन होता है, एंड कंप्यूटेशन के साथ साथ हम उस पर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। टैक्स पेमेंट्स की भी डिटेल्स भरी जाती है, वो सेकेंड पार्ट में ही, पार्ट B में आता है ये वाला। एंड 42 स्केड्यूल्स जो हैं वो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस तरीके से सारे स्केड्यूल्स हैं। अब मैं आपको यूटिलिटी पर ले जाऊं। यूटिलिटी पर देखेंगे, इसमें ये सारे ऊपर पार्ट A की इंफॉर्मेशन भरनी है। आप ये देख लीजिए, मेरा कर्सर जा रहा है। एंड उसके बाद आपके पास ये 5 स्केड्यूल्स आ रहे हैं, स्केड्यूल्स भरने हैं हमें। स्केड्यूल्स सारे भरने के बाद हमें पार्ट B वाली इन्फॉर्मेशन आएगी। ये है पार्ट B की इन्फॉर्मेशन, हमें इसे फिल करना है। एंड जो सबसे लास्ट, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे बताया था, वेरिफिकेशन होगा। तो हम फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। फॉर्म बहुत स्मार्ट है। इस स्मार्ट फॉर्म में हमें जब हम डिटेल्स भरते हैं तो हमें थोड़ा केयरफुली भरना है, बिकॉज़ आगे की जो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, पार्ट A में जनरल इन्फॉर्मेशन एंड आगे बैलेंस शीट्स एंड P&L देंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आगे की शीट्स भी ऑटो फिल करता है। जितने भी ग्रे वाली फील्ड्स हैं इनको आपको फिल नहीं करना है, या तो ये ऑटो फिल्ड होंगी या तो आपको इसमें कुछ भरने की ज़रूरत है नहीं। तो ये नॉन एडिटेबल ऑटो फिल्ड फील्ड्स होती हैं, ग्रे वाली जितनी भी आपको इसमें नज़र आ रही हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे कैसे भरना है। आप देख सकते हैं हमने डिटेल्स भरना शुरू कर दिया है। इसमें आपको बहुत ही केयरफुली रीड आउट करना है, एंड रीड आउट करने के बाद आपको देखना है कि
हमें यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। तो इसमें हम सबसे पहले अपनी जिस किसी नाम से आप अपनी एंटिटी चलाते हैं, फर्म चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, तो हम ITR 6 भर रहे हैं, तो हम इसमें कंपनी की डिटेल्स डालेंगे। तो मेरी कंपनी का नाम मैंने लिख दिया है। हम इसमें पैन नंबर डालेंगे। जहाँ जहाँ पे एस्ट्रिक्स मार्क्ड है, ये सारी फिल्स हमको डिटेल्स फिल करनी है। एस्ट्रिक्स वाली कंपलसरी डिटेल्स हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जिप कोड के आगे, क्योंकि ये ग्रे स्क्रीन है तो ग्रे फील्ड है, तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे, नॉन एडिटेबल फील्ड है। हमें इसमें ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। आप देखेंगे इसमें मेरी ये कंपनी स्मॉल कंपनी है, इसलिए ये 44AA में अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए लायबल नहीं है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हम पार्ट ए में जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारे आगे की स्क्रीन्स भी पॉपुलेट होंगी। तो ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन भर दी है इस वाली स्क्रीन में। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन में चलते हैं। अगर आपको जैसे इसमें कहीं कुछ और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करके रोज़ में और एडिशंस दे सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे, हमें ऊपर से सेलेक्ट करना है। ये पार्ट ए की जनरल वाली सेकंड वाली स्क्रीन पर हैं हम। नेचर ऑफ कंपनी, वेदर इट इज़ अ सब्सिडरी और होल्डिंग। अगर ये हमारे केस में एप्लीकेबल है तो हमें इसे फिल करना है। अमेलगमेशन, अमेलगमेटेड, मर्जर, डीमर्जर वाली डिटेल्स इसमें हमें इस वाले स्ट्रीम में डालनी है, इस वाले फील्ड में। की पर्सन्स की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी है। डायरेक्टर जैसे कि हमने इसमें एंटर किया हुआ है। शेयर होल्डर की इन्फॉर्मेशन भी हम इसमें देंगे। आप इसमें ऐड और डिलीट के ऑप्शन से इसमें लाइंस ऐड कर सकते हैं। मैंने ये भर दिया है। ओनरशिप इन्फॉर्मेशन में शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन जाएगी, आप इसमें ऐड करते चले जाएंगे। इसमें आप देखेंगे फॉरेन कंपनी में, अगर आपकी फॉरेन कंपनी है तो उसमें पेरेंट कंपनी की डिटेल देनी है। सब्सिडियरी है तो आपको पेरेंट कंपनी की डिटेल देनी है। नेचर ऑफ कंपनी एंड इट्स बिजनेस देना है हमें कि हमारी ये कंपनी किस नेचर की है। तो इसमें वैरायटी ऑफ नेचर्स दिए हुए हैं, तो जो हमारे केस में एप्लीकेबल हो वो हमें यहाँ सेलेक्ट करनी है। मेरे केस में माइन इज़ अ नॉर्मल कंपनी, तो मैंने वही सेलेक्ट किया हुआ है। एंड देन हमें इसमें नेचर ऑफ बिजनेस देना है कि मेरी ये जो कंपनी है ये अदर एजुकेशन सर्विस में फॉल होती है, तो मैंने इसीलिए इसको इसमें इंक्लूड कर लिया है। देन वी मूव। ये अभी तक हमने ये जो 2 स्क्रीन्स में फिलअप किया है वो 2 जनरल इन्फॉर्मेशन है। नाउ वी गो टू द पार्ट ए विच इज़ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की डिटेल्स हमको आपको इसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल डालना है। सिंस माइन इज़ अ स्मॉल कंपनी, तो मैं इसमें 1 लाख रुपीज़ इसमें मैंने ऑथराइज शेयर कैपिटल डाला हुआ है। एंड देन हम इसकी बैलेंस शीट के जो आइटम्स होते हैं वो हमें फिल करने हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपके हेड में अगर कुछ है तो आप इसे डालिए। मेरे केस में ये 0 है, तो मैंने इसे वैसे ही रखा है। तो आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें डिटेल देखनी होंगी। जैसे कि बताया मैंने आपको कि ग्रे वाली फील्ड्स को आपको टच नहीं करना है, ये ऑटो फिल होंगी। तो मेरा यहाँ पे टोटल शेयर होल्डर्स फंड आ गया है 85,202 एंड देन आई एम मूविंग टू, मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके बता रही हूँ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सारी डिटेल्स आपको फिल इन करनी है। करंट लाइबिलिटीज़ में भी आपको डिटेल्स फिल इन करनी है। ट्रेड पेएबल्स, दैट मीन्स अनरी क्रेडिटर्स जो हैं आपके, वो आपको फिल इन करनी है। Then you have this other current liabilities.
शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की आपको एंट्री करनी है, यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने भी इसमें एंटर कर दिया है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो जो भी आपके रेस्पेक्टिव एप्लीकेबल हेड्स हैं उसमें आपको ये सारी डिटेल्स डालनी है। एंड देन यू हैव, इधर आप देखेंगे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, दैट मीन्स मेरे टोटल लाइबिलिटीज साइड का टोटल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑटो कैलकुलेटेड है, ऑटो पॉपुलेट हुई है ये वाली फील्ड। देन वी मूव नेक्स्ट टू दी असेट्स। असेट्स में आपको ये सारी डिटेल्स डालनी है, आपको बहुत केयरफुल होना है, आपकी लाइबिलिटीज़ साइड शुड टैली विद दी असेट साइड। तो इसीलिए अब मैं इसमें असेट्स की डिटेल डालूँगी। इंटेंजिबल, टेंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी डिटेल्स मैं इसमें फिल इन करूँगी। इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, ये बहुत ही इलेबोरेटिव है एंड इसमें एक एक इंडिविजुअल हेड बहुत क्लियरली ओपन किया हुआ है। सो आपको बहुत केयरफुली इसमें सारी डिटेल्स डालनी होंगी। आप कोई भी कॉलम इधर से उधर नहीं करिएगा, बिकॉज ई मोड में आप कहीं भी अगर रॉन्ग एंट्री करते हैं देन इट में tantamount टू सर्व योर नोटिस। सो नाउ वी हैव दिस अदर नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स फिल करना है, इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल्स, अगर आप इन केस यू आर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न देन रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। माइन इज़ एन एजुकेशन स्ट्रीम, सो ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। यू हैव ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में बैलेंसेस विद द बैंक, कैश हैंड, ये सब आएगा। सो आप इसको बहुत क्लियरली भरिएगा। देखिए मैंने भी अपनी डिटेल्स इसमें क्लियरली डाली हुई है। ये फील्ड ऑलमोस्ट सबके लिए ही एप्लीकेबल होती है, वेदर इट्स ऑफ एनी प्रोफेशनल कंपनी है या सर्विस ओरिएंटेड कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड देन वी हैव दिस शॉर्ट टर्म लॉन्ग लोन्स एंड एडवांसेस। आगे चलेंगे तो हमारे पास ये सारे असेट्स आ गए हैं। असेट्स ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आप देखेंगे ये ग्रे एरियाज़ में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाती हैं। एंड देन माय टोटल असेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज़ का अगर हम टोटल देखेंगे तो ये दोनों आपस में टैली होना चाहिए। आपको ये चेक करते रहना चाहिए कि आपके कहीं भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बैलेंस में, डिसबैलेंस में नहीं है। सो अब मेरे यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ एंड दी असेट्स, ये मेरा दोनों ही टैली हो रहा है। सो मैंने कोई भी फील्ड मिस आउट नहीं करी है, ये क्रॉस चेक हो जाता है। अब आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड जो कि है नेक्स्ट स्क्रीन, जो कि है पार्ट ए, बैलेंस शीट एज पर इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो एप्लीकेबल हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे कोई चेंजेस हैं। इंड AS बेसिकली ग्लोबल रिपोर्टिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। से आपकी कंपनी इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी और समथिंग लाइक दैट, तो आपको अपने जो अकाउंटिंग होगी वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लोग उसे समझ सकें, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ फिगर्स में बाइफिकेशंस होते हैं। सो मेरे केस में सिंस माइन इज़ अ स्मॉल कंपनी, तो मेरा टर्नओवर उतना नहीं है कि मुझे इंड AS एप्लीकेबल हो, तो इसीलिए आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली जब आप पहला जनरल इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट का जब आप इन्फॉर्मेशन भरते हैं, जहाँ आप शेयर कैपिटल डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो ऑटोमेटिकली इंड AS आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे ये सारी फील्ड्स ग्रे हो गई है बिकॉज मेरे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ नॉन एडिटेबल फील्ड। तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सारी डिटेल्स डालेंगे जो कि बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स होती हैं। तो ओपनिंग स्टॉक आप पिछले साल की क्लोज आप ओपनिंग करेंगे, इसमें आप कोई गलती नहीं कीजिएगा बिकॉज ओपनिंग एंड क्लोजिंग में फ़र्क नहीं होना चाहिए। वॉट एवर इज़ दी लास्ट ईयर्स क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। हमने देखा है कई बार नोटिस आ जाते हैं कि आपने पिछले साल की क्लोजिंग को इस साल की ओपनिंग नहीं किया है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन दी ओपनिंग बैलेंसेस, तो आप इसको बहुत ध्यान से डालिएगा। परचेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सारी माइन्यूट डिटेल्स आप डालेंगे इसमें।
एंड देन क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, CGP ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पर। सो नाउ पार्ट ए इन्फॉर्मेशन में हम ट्रेडिंग अकाउंट की स्क्रीन पर हैं। तो यहाँ पर हम ग्रॉस सेल्स, हमारी सेल्स का टर्नओवर डालेंगे। अगर गुड्स है तो गुड्स में डालेंगे, सर्विसेज है तो सर्विसेज में, दोनों हैं तो दोनों में, बाइफिकेशन यहाँ पर हम देंगे। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ अगर इसके अलावा भी कुछ है, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़, सेल ऑफ स्क्रैप या कुछ और, तो आप इसमें भी डालेंगे। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कॉलम्स। सो जितने भी आपके लाइन आइटम्स हो, आप उतने लाइन आइटम्स ही ऐड कीजिएगा। एक भी लाइन आइटम आप ऐसा मत रखिएगा जो ब्लैंक हो। एडिशनल ब्लैंक जितने भी लाइन आइटम्स आपने डाले हो उसे आप डिलीट कर दीजिएगा। सो यू नाउ हैव दिस ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम प्रोफेशन। तो ऊपर हमने देखा आप गुड्स एंड सर्विसेज का बाइफिकेशन दे रहे हैं। अगर आपके पास प्रोफेशनल इनकम भी है तो आप इस वाले हेड में उसे डालेंगे। अब ये हमारे सारे के सारे रिसीव्ड और रिसीवेबल है, तो हमने क्या रिसीव किया है ये वाली हम डिटेल्स इसमें एंटर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डालेंगे। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप देखेंगे ऊपर के सारे कॉलम्स टोटल अप हो गए, ऑटोमेटिकली ये फील्ड ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। अब हम क्लोजिंग स्टॉक पे आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डालेंगे। इसमें ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का ओपनिंग डालेंगे, परचेजेस डालेंगे। तो ये सारी फील्ड्स आपको बहुत केयरफुली भरनी है। 1 रुपये का भी अंतर नहीं कीजिएगा, बिकॉज उससे आपका टोटल जो नीचे टैली होना चाहिए, प्रॉफिट का फिगर आना चाहिए, वो वेरी हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर एंटरिंग द फिगर्स। ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फील्ड्स हैं। पेड और पेएबल, सो कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटीज़, इन सारी स्ट्रीम्स में जो भी स्ट्रीम आपके लिए एप्लीकेबल है, जो भी फील्ड एप्लीकेबल है, वो आप इसमें भरिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड माइनस ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जो हमारे पिछले स्क्रीन में आ रहा था, जो लास्ट वाला लाइन आइटम था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। सिंस माइन इज़ नॉट एट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट आप इसे बहुत ईजिली भर पाएँ। चाहे आप कोई भी हो, मैन्युफैक्चरिंग एंटाइटी हो या प्रोफेशनल सर्विसेज देते हो, तो भी आप इस फॉर्म को बहुत इजीली भर पाएंगे। सो ये इंट्राडे ट्रेडिंग एंड इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, इसका भी इन्होंने ऑटो पॉपुलेट, इन्होंने कॉलम दिया हुआ है, इसमें आप बहुत इजीली भरिएगा, डिटेल्स केयरफुली भरिएगा। नेक्स्ट वी मूव टू आवर नेक्स्ट दिस थिंग, पार्ट ए, P&L। तो अब हम P&L पर आ गए हैं। P&L में ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट का जो लास्ट वाला कॉलम है, एक सेकेंड मैं आपको लास्ट वाले कॉलम पे ले जाऊं। सो दिस इज द लास्ट कॉलम। आप देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ट्रांसफर टू P&L। तो अब हम नेक्स्ट P&L पे जाएंगे। P&L पर हमारा पहला जो कॉलम आ रहा है वो दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम इसमें P&L की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे पास हैं वो हम इसमें डाल देंगे। तो बहुत क्लियर हेडिंग्स हैं इनके साथ, रेंट, कमीशन, डिविडेंड, इनकम। ये इनकम वाला कॉलम है जिसमें हम सारी इनकम्स जो हमने रिसीट्स किए हुए हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स, उसे हम यहाँ एंटर करेंगे। इसके अलावा भी कोई इनकम है तो अदर इनकम में डालकर आप उसका यहाँ पे नेचर क्लियरली एक्सप्लेन कर दीजिए। आप इसमें फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले। सो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें एक एक रोज़ ऐड कर दीजिए। देन वी हैव दिस नेक्स्ट, हम आगे चलेंगे। दिस इज टोटल ऑफ क्रेडिट्स। तो क्रेडिट साइड का टोटल, सारा इनकम साइड का टोटल आ जाएगा यहाँ पर इस वाले कॉलम में। देन उसके बाद हम इसमें अपने एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरीज, वेजेस, बोनस
बहुत एलैबोरेटिव है ये कॉलम्स, एंड इंश्योरेंस में भी। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इसमें फील्ड कवर अप नहीं हुए, आप देख लीजिए, बहुत क्लियर है। होटल, बोर्डिंग, ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एंड फिर उसके बाद आपने जो ड्यूटीज़ पे की हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, ऑडिट फी। उसके अलावा भी जैसे मेरे कुछ एक्सपेंसेस हैं जो ऊपर वाले कॉलम में कवर्ड नहीं है, तो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बैंक एक्सपेंसेस, आपके और भी लाइन आइटम्स हो सकते हैं, तो जितने आपको और ऐड करने हो वो आप यहाँ ऐड करके इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो देन आई हैव दिस, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे आपको कहीं टोटल करके डालना नहीं है कुछ भी, तो आगे चलेंगे हम इसमें। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अदर प्रोविजंस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशंस, ये सारी डिटेल्स हम डालेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एवरीथिंग, ये सारा ऑटो कैलकुलेट होता है। आपकी डिटेल्स आपको ध्यान रखना है कि आपको सारी बहुत अच्छे से डालनी है। आप अगर सारे फिगर्स को राइट कॉलम में प्लेस करेंगे तो आपको कभी भी इसमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है। ये बहुत ही स्मार्ट फॉर्म है, बशर्ते आप इसमें डिटेल्स बहुत अच्छे से डालें बिना किसी कंफ्यूजन के। सो हियर यू हैव प्रिजम्पटिव 44 AE में अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है। तो आपको इस ITR फॉर्म में सारी चीज़ें क्लियरली इन्होंने बता दी हैं। सो देन इसमें आप ये डिटेल्स फिल इन कर देंगे, तो ग्रॉस रिसीट्स, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, ये ऑटोमेटिकली नो अकाउंट केस में ही बस आपको प्रिजम्पटिव स्कीम एप्लीकेबल होती है, तो आप इसे केयरफुली सेलेक्ट कीजिएगा। सो ये करने के बाद अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट, जो कि इंड AS के अकॉर्डिंग आपको, जैसे हमने बैलेंस शीट इंड AS के अकॉर्डिंग बनाने का एक ऑप्शन था, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एज पर इंड AS, क्योंकि मेरे लिए इंड AS एप्लीकेबल नहीं है इसीलिए मैं इसमें फिगर्स मैंने डाली नहीं है, बट आप इसमें एक एक फिगर केयरफुली डालिएगा तो आप इसे कर पाएंगे इजीली। उसी के साथ साथ आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट भी इंड AS के अकॉर्डिंग है, मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है। एंड देन आई हैव दिस P&L अकाउंट एज पर इंड AS, जो कि अगेन मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब मैं आऊँगी पार्ट A में, अदर इन्फॉर्मेशन में। अदर इन्फॉर्मेशन भरते समय आप थोड़ा केयरफुली भरिएगा इसे। मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर, मेरा मर्केंटाइल है, मैंने मर्केंटाइल सेलेक्ट किया है। अगर मेथड चेंज है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं कि आपने चेंज किया है, और इसको यस करते ही आपके नीचे के फील्ड्स एक्टिवेट। मेरे केस में नो है तो मैं इसे नो कर लेती हूँ। इंक्रीज इन ड्यू टू डिविएशन, अगर आपने कोई डिविएशन किया है तो उसकी वजह से आपके कंप्यूटेशन में, इनकम में कोई चेंज आए हैं तो बताइए। 145A तो चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की वजह से होता है मेथड। सो यहाँ देन हमारे पास मेथड ऑफ वैल्यूएशन एम्प्लॉयड है, क्लोजिंग स्टॉक हमने कैसे वैल्यू किया है उसकी डिक्लेरेशन देनी है। Amounts not credited to the P&L being items falling within the scope of section 28, हमें यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन भी देनी है। एस्केलेशन क्लेम्स अगर हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो भी इन्फॉर्म करना है, यहाँ पर देना है इन्फॉर्मेशन। और कोई दूसरा आइटम ऑफ इनकम हो तो हमें ये अदर इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें हमें देनी हैं।
P&L में जो हमने डेबिट किया हुआ है उसमें एज़ पर दी इनकम टैक्स एक्ट कितना डिसअलाव होता है वो इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ देंगे, खुद ही डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पर। तो इसमें ये वेरियस सेक्शंस अंडर सेक्शन 36 जितने भी डिसअलावेंसेस है वो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो ये सारी स्ट्रीम्स बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं एंड एलाबोरेटिव भी हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर जो टू दी एक्सटेंट सेक्शन 37 के में जो डिसअलाउड है वो वाला आपको यहाँ पे देना हुआ होगा। इसमें ये बहुत सारे हेड्स हैं, वेरियस हेड्स में आपको कितना डिसअलाउंस है आपको वो यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। बेसिकली ये रिपोर्टिंग वाला एनेक्सर है जिसमें आप बताएंगे कि एज़ पर द इनकम टैक्स एक्ट में जो स्पेसिफाइड सेक्शंस हैं उसमें कितने अमाउंट्स आपको अलाउ होते हैं, कितने नहीं अलाउ होते हैं। अमाउंट पेड एज वेल्थ टैक्स, अमाउंट पेड बाय वे ऑफ रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनसेस, पार्टनर और मेंबर इनएडमिसिबल 40B में जो डिसअलाउड है और आपने पे किया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। 40A में अगर आपने कोई भी ऐसा पेमेंट किया है जो कि स्पेसिफाइड पर्सन से 40A(2)(b) में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। बेसिकली देखा जाए तो ये वाला एनेक्सर उन्होंने डाला ही इसलिए सो दैट आप खुद ही सेल्फ अपना डिसअलावेंस अग्री कर सकें यहाँ पर। सो हियर अगेन any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B। तो 43B में जो जो disallowable है वो आपको यहाँ पे लिखना है। amount of credit outstanding in the accounts in respect of, इसका भी यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी हुई है। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, CGST, SGST, IGST, UTGST, इसकी डिटेल्स आपको यहाँ देनी है। 33AB, 33AB एंड 33AC में जितना भी डीम्ड प्रॉफिट है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41, मेरे केस में ये चीज़ें नील हैं सो मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया हुआ है। आपको अपना केस रेस्पेक्टिव केस देखकर इसमें फिलिंग्स करनी होंगी। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डिसअलाउड अंडर सेक्शन 14 है। सो ये सारा ये वाला जो अदर इन्फॉर्मेशन का जो ये वो एनेक्सर है इसमें आपको एज पर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शंस आपको कितना डिसअलाउबल एक्सपेंडिचर है वो आपको यहाँ पे बताना है। सो नाउ वी मूव टू पार्ट ए। अभी हमने ये अदर इन्फॉर्मेशन किया था एंड नाउ वी मूव टू पार्ट ए। दिस इज़ द क्वांटिटेटिव डिटेल्स। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न है तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है कि ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, बेसिकली दिस इज़ मोर लाइक अभी यहाँ पे आप क्वांटिटी ट्रेडिंग अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ दी थी, और जब आप क्वांटिटेटिव डिटेल्स में आते हैं तो हम यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स देंगे। तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, फिनिश प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, तो इसका हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पर देंगे। बेसिकली इट्स एन इंफॉर्मेशन कि हमारे पास ओपनिंग कितना था, परचेज कितना किया, क्लोजिंग कंज्यूम कितना किया, सेल्स कितना हुआ, तो ये हमारा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे यूनिट इज़ द वैल्यू, यहाँ पे रुपीज़ में हम कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट वी मूव टू पार्ट ए अगेन, जिसमें हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कंपनी अंडर लिक्विडेशन। लिक्विडेशन वाली कंपनी अगर होगी तो उसके लिए ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। हमारे केस में ये एप्लीकेबल है नहीं, तो इसीलिए हम इसमें ये वाली डिटेल्स फिल नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ फॉर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कंपनी अंडर लिक्विडेशन, यानी जिसकी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑन हो चुकी हैं, तो ये उसके लिए ये वाला एनेक्सर दिया हुआ है सो दैट वो अपना रिटर्न फाइल करें तो उसमें ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकें।
नाउ वी कम टू द स्केड्यूल्स। शेड्यूल्स जो हैं वो शेड्यूल्स, ये पहला वाला हाउस प्रॉपर्टी का है। सो यहाँ पर आपको डिटेल्स डालनी है, आपको एड्रेस प्रॉपर डालना है। मेरे केस में कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, सो इसलिए मैंने इसको फिल इन नहीं किया है। आप इसमें अपनी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालिएगा। प्रॉपर्टी का ओनरशिप का डिटेल आपको देना है, आप ही हो सिंगल ओनर या आप हो को ओनर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप दीजिएगा। तो अगर आपके पास 2 या 3 लोगों का शेयर है तो उसमें आपको अपना परसेंटेज यहाँ पर डिक्लेयर करना है। हाउस प्रॉपर्टी किस तरीके की है आपको ये बताना है। तो बेसिकली आप देखेंगे ये बहुत ही एलैबोरेटिव फॉर्म है, तो इसमें आपकी सारी डिटेल्स भरिएगा। जैसे हम नॉर्मली हाउस प्रॉपर्टी इनकम में का नॉर्मल केसेस में, इंडिविजुअल केसेस में डिटेल्स भरते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी हमको ये वाली डिटेल्स देनी है। पास थ्रू इनकम लॉस इफ एनी, इनकम अंडर दी हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लास्ट वाला चीज़ कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि पैन नंबर, टेनेंट का पैन नंबर बहुत ज़रूरी है, आप इसमें डालिए। और टैक्स अगर डिडक्ट हुआ है तो 194 IB में, तो आप टेनेंट का पैन नंबर डालिए। और अगर टैक्स डिडक्ट हुआ है 194 I में, तो आप टेनेंट का टैन नंबर भी डालिए। तो आप इसमें केयरफुल रहिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं शेड्यूल बिजनेस प्रॉफिट्स पे, बिजनेस प्रोफेशन के जो भी हमारी इनकम है उसके ऊपर। यहाँ पर हम अदर देन स्पेक्युलेटिव बिजनेस एंड स्पेसिफाइड बिजनेस की इंफॉर्मेशन ये डालेंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली पिक होके आ गया है हमारे P&L से, जो हमारी P&L की फिगर्स थी वहाँ से ऑटोमेटिकली पिक होके आ गया है। और फिर अगर आपके पास कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस है तो उसकी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखेंगे, एंड स्पेसिफाइड बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आप इस वाले कॉलम में एंटर करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज की इनकम के 3 फील्ड्स हैं। इसमें हमको ये वाली तीनों फील्ड्स में इसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद हम आते हैं हमारे ये 44 सेक्शंस, 44 AE, 44 B, 44 BB, प्रॉफिट और लॉस इंक्लूडेड इन वन विच इज़ रेफर्ड टू इन सेक्शन 44 AB फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। उसमें हम ये ग्रे फील्ड्स हैं, तो ये ऑटो पॉपुलेट होंगी या तो ये अनएडिटेबल फील्ड्स हैं। तो अब क्योंकि मेरी ऑटो पॉपुलेटेड नहीं है तो ये मेरे लिए इसमें कुछ एडिट भी नहीं करना है, तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन माय केस, इसलिए ये ऑलरेडी ग्रेड आउट है। अगर हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है 115B के अकॉर्डिंग, तो हमें यहाँ पे फिगर डालनी है। प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटीज़ कवर्ड अंडर रूल 7, 7A, 7B, 7B, 1A एंड 8। तो इनकम टैक्स के इस रूल में अगर हमारा कोई भी बिज़नेस फॉल होता है तो हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो हमें उसकी यहाँ पर इनकम की डिटेल्स देनी है, प्रॉफिट की डिटेल्स। सो इनकम क्रेडिटेड टू P&L विच इज़ एग्जेम्प्ट, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म्स। अगर हमारे पास किसी फर्म की भी इनकम है या AOP BOI की इनकम है जो एग्जेम्प्ट है, उसका हमको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। और अगर इसके अलावा कोई आपके पास इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे जो कि एग्जेम्प्ट इनकम है। तो बेसिकली वो आपकी कंप्यूटेशन में इंक्लूड तो नहीं होगी एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग योर टोटल प्रॉफिट्स या टोटल इनकम, बट देन आपका ये वाला जो पॉइंट है इसमें आपको एग्जेम्प्ट इनकम की डिक्लेरेशन देनी है। सो नाउ यू कम टू द बैलेंस, ये ऑटो पॉपुलेट। अब मेरे केस में इट्स कमिंग इनटू लॉस, एंड देन अब हम आगे चल रहे हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर 7 पर आ गए हम। इसमें एक्सपेंसेस डेबिटेड टू P&L कंसिडर अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम। तो अगर हमने कोई भी एक्सपेंसेस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करने के लिए क्लेम किए हैं, या कैपिटल गेन्स या अदर सोर्सेज, या 115 BBF एंड 115 BBG में अगर हमने कोई भी एक्सपेंसेस डेबिट किए हैं P&L को, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर देनी है। और अगर एग्जेम्प्ट इनकम कमाने के लिए हमने कोई भी एक्सपेंडिचर खर्च किया है, कोई भी एक्सपेंडिचर किया है,
तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर उस एक्सपेंडिचर की डिटेल यहाँ देनी है। सो यहाँ पे टोटल आ जाएगा एंड उसके बाद टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन देने का रीज़न ये है कि हमने प्रॉफिटेबिलिटी में से कितना एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इज रिड्यूसिंग। देन वी हैव दिस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन अलाउेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एंड जो कंपनीज एक्ट है उसमें डेप्रिसिएशन के शेड्यूल में हमेशा फ़र्क होता है, तो वो हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है कि हमारा जो इसका एक सेपरेट शेड्यूल होता है डेप्रिसिएशन का, वहाँ से इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली पिक होके यहाँ आ जाएगी। तो अगर आपने वो वाला शेड्यूल भर दिया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन फेच हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन जिसे कहते हैं, एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो ये आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, मतलब मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर आफ्टर डेप्रिसिएशन है। फिर उसके बाद हमारा ये ऑटो कैलकुलेट होता है ऊपर की अदर इन्फॉर्मेशन वाले एनेक्सर से, ये सारी फिगर्स ऑटोमेटिकली पिक होती हैं। पार्ट ए जो हमने वहाँ भरा हुआ है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ से ये, इसीलिए कोई भी एनेक्सर भरते समय आपको बहुत केयरफुल होना है क्योंकि ये बहुत एक स्मार्ट फॉर्म है जो दूसरी फील्ड से ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है इन्फॉर्मेशन को। तो आपको हर जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, एक ही बार आपको जब भी आप फिगर डालें किसी कॉलम में वो अच्छे से डालें, चेक करके डालें, थरो होके डालें, सो दैट आगे आपको वो फिगर कहीं भी आप डालो तो दिक्कत ना आए। क्योंकि इस फॉर्म को पूरा चेक करने में जो आप टाइम स्पेंड करेंगे उससे बेटर है कि आप इसको पहली बार में ही बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली, डीपली भर दें। सो नेक्स्ट वी कम टू द इसमें जो हमने देखा था, अब ये हमारा इंटरेस्ट डिसअलाउएबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप फॉल होते हो आप इसमें डिटेल्स एंटर कीजिए। डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 32AC, 32AD, 33AB, ये इनकम टैक्स के सेक्शंस हैं। ATI ये इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई भी डीम्ड इनकम मानी जाती है तो आपको यहाँ पे ये सारे कॉलम्स में इनको 1 बाय 1 करके जो भी कॉलम आपको एप्लीकेबल होता है वहाँ पर आप डालिए, जो एप्लीकेबल नहीं है उसमें आप उसको 0 बने रहने दीजिए। So you have this deemed income under section 43CA, any other item of addition under sections 28 to 44 DA. नेक्स्ट कॉलम नंबर 24 पे जब हम आते हैं तो इसमें दिया हुआ है एनी अदर इनकम नॉट इंक्लूडेड इन P&L, एनी अदर एक्सपेंस नॉट अलाउेबल। यहाँ पर हमको उसकी डिटेल देनी है जो कि इनकम है, इन P&L में हमने इंक्लूड नहीं किए हैं, इन कोई एक्सपेंस जो अलाउेबल नहीं है। सो इंक्रीज इन प्रॉफिट और डिक्रीज इन लॉस ऑन अकाउंट ऑफ ICDS, इनकम डिस्क्लोजर एंड डिविएशन इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन में अगर कोई है तो वही ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट कर देगा। डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 32(1), डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 32AD, अमाउंट अलाउेबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AC, ये कॉलम्स हमको भरने हैं। तो आपको बहुत केयरफुली ये कॉलम्स अगर आपके केस में फॉल होते हैं तो आप इनको भर दीजिए। मैं फिर से रिपीट करूँगी कि आप जब भी इन कॉलम्स को फिल करें आपको बहुत श्योर होना है फिगर्स को लेके, बिकॉज आगे आप यहीं से फिगर्स पिक होके दूसरी शीट्स में ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं, ग्रे फील्ड हो जाती है, तो आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपने कहाँ पे रॉन्ग फिगर डाल दी जिसकी वजह से एड एंड लेस रॉन्ग हो रहा है। सो बी वेरी केयरफुल, बी अटेंटिव। पहली बार जब आप फॉर्म भरें पूरे 100% अटेंशन के साथ इस फॉर्म को आपको भरना है। नेक्स्ट हम चलेंगे, उसके बाद हमारे पास एनी अदर अमाउंट अलाउेबल एज डिडक्शन है। कोई अमाउंट अगर मिस हो गई है, नॉर्मली हम इसमें कंट्रोलिंग टोटल्स ही डालते हैं, अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट्स आती हैं तो ये डाल देंगे। फिर उसके बाद वी हैव दिस प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन डीम टू बी अंडर, डीमिंग प्रोविजन से एप्लीकेबल होती है मेरी यहाँ पर। एंड देन आई हैव
सेक्शन 44 AE, 44 BB, 44 BBA, 44 BBB, 44 D, 44 DA, इसमें हमें प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ प्रोफेशन डीमिंग प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर हमारे प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं तो हमें वो भी यहाँ पे एंटर करने हैं। सो यहाँ पे हमारे कंट्रोलिंग टोटल्स हैं। मेरे केस में ये सारी फील्ड्स थी नहीं, माइन इज़ अ स्मॉल कंपनी, सो आई एम मूविंग अहेड। स्मॉल कंपनी होने के बाद भी यू शुड नो दैट विच फिगर टू पुट वेयर, कहाँ पे कौन सी फिगर डालनी है, सो दैट आगे आप जब उसको वेरिफिकेशन पे जाएं एंड इसकी जब आप XML जनरेट करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस एंड स्पेसिफाइड बिजनेस, चार्जेबल इनकम अंडर रूल 7, डीम चार्जेबल इनकम अंडर रूल 7A, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देखेंगे। तो मेरी इसमें जो, क्योंकि बाकी की सब ज़ीरो हैं तो आई हैव इनकम अदर देन रूल 7A यहाँ पर है। ये डीम्ड इनकम भी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। देन यू हैव कंप्यूटेशन ऑफ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की कंप्यूटेशन हम यहाँ लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, एडिशंस, डिडक्शंस एंड इनकम, टोटल जो फाइनल आ जाएगी वो इनकम होगी। एडिशंस एंड डिडक्शंस क्लेम करने हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस, ये ऑटोमेटिकली पहले हमने इसकी इन्फॉर्मेशन डाल दी है तो उसी के अकॉर्डिंग ये आगे हमें डिडक्शंस एंड एडिशंस करने के बाद ये फिर से इसका कंट्रोल टोटल ले आएंगे यहाँ पे। कॉलम नंबर 50 में स्पेसिफाइड बिजनेस का इनकम आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन का ये टोटल हमने जो अभी तक डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट ये वाला कॉलम हो जाएगा। अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का आपने पहले जहाँ 115B का जहाँ पहली वाली जो शीट पर मैंने बताया था उसमें अगर आपने फिगर्स डाली हैं तो ये फिगर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे। इंट्रा हेड सेट ऑफ बिजनेस लॉस ऑफ करंट ईयर, अगर आपका कोई भी ऐसा इंट्रा हेड सेट ऑफ है बिजनेस लॉस का तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे देंगे। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस हो, स्पेसिफाइड बिजनेस हो, तो अगर उसका आपने कोई लॉस एक दूसरे से सेट ऑफ कर लिया है, प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लिया है इंटर बिजनेस से, तो ये वाला कॉलम आपको उसके लिए है, तो आपको इसमें वो डिटेल्स देनी है। आप देखेंगे आप इसमें बस ये वाले कॉलम इनकम ऑफ करंट ईयर और बिजनेस लॉस सेट ऑफ है, ये ऑटो पॉपुलेटेड है। ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली पहले वाले स्क्रीन से हमारा पहली वाली शीट से ऑटो पॉपुलेट कर लेता है एंड वो मुझे अब फाइनल कैलकुलेशन बता रहा है, जो कि मेरा टोटल पेंडिंग लॉस जो है सेट ऑफ के लिए वो है ये वाली फिगर, जो कि मुझे ये लास्ट वाले कॉलम में नज़र आ रही है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन, जो कि डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है। तो ये वाला जो हम स्केड्यूल देख रहे हैं इसमें हमें ब्लॉक ऑफ असेट्स, यहाँ पे ब्लॉक्स दिए हुए 15% के रेट वाले ब्लॉक्स हैं, 30% वाले हैं, 40% वाले हैं, 45% वाले हैं। ये वाला जो डेप्रिसिएशन का चार्ट है इसमें आपको ये उन असेट्स के लिए है जिसमें आपने फुल कैपिटल एक्सपेंडिचर अलावेबल अदर देन असेट ऑन विच फुल कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलावेबल एज डिडक्शन अंडर एनी अदर सेक्शन। जैसे कि कुछ असेट्स होते हैं जिसमें आपको 100% डेप्रिसिएशन मिलता है, तो उसके अलावा वाला ये चार्ट है, इसमें आपको सिर्फ वही आइटम्स इंक्लूड करने जो 15, 30, 40 एंड 45% के डेप्रिसिएशन के चार्ट में फिट इन होते हैं। तो आप पढ़ेंगे, ये बहुत ही अच्छा सा स्मार्ट सा चार्ट है। तो WDV हम डालेंगे इसमें, रिटर्न डाउन वैल्यू, विच इज़ जो हमारी पिछले बैलेंस शीट में जो WDV आ रही होगी उस वाली फिगर्स को हम यहाँ पे एंटर करेंगे।
एंड उसके बाद हम अगर हमारा कोई एडिशन है तो एडिशन की फिगर्स डालेंगे। अगर हमारी कोई एडिशंस मोर देन 180 डेज़ वाली फिगर्स हम यहाँ डालेंगे, एडिशंस लेस देन 180 डेज़ वाली फिगर्स हम यहाँ डालेंगे। तो यहाँ पे जितनी फील्ड्स अदर देन ग्रे फील्ड्स हैं वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसे एम्प्टी छोड़ना नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं तो उसे ज़ीरो ही रखेगा, जो कि ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ रही है। नाउ वी हैव दिस कंसिडरेशन और अदर रियलाइजेशंस ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ 7। इसके अलावा फिर डेप्रीसिएशन ऑन 6 एट, तो 6 वाले कॉलम में फुल रेट है, फुल रेट वाली डेप्रीसिएशन है, एंड 9 वाले कॉलम में हाफ रेट है। दैट मीन्स 180 डेज से ज़्यादा का एडिशन है तो फुल रेट पे मिलेगा डेप्रीसिएशन हमें, और अगर 180 डेज से कम का है तो हमें हाफ रेट पे 50% डेप्रीसिएशन मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, हमें कहीं भी कैलसी और उस पर दिमाग नहीं लगाना है। इट्स अ वेरी स्मार्ट फॉर्म, मैं हमेशा आपको कह रहा हूँ। तो आपको इस स्मार्ट फॉर्म को स्मार्टली ही भरना होगा, नहीं तो आगे आप छोटी से छोटी फिगर को अगर आप रिकनसाइल करने जाएंगे देन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, एंड आई डाउट कि आपको उसकी जो वो है वो आप उसको ट्रेस कर पाएंगे। तो आप जब पार्ट ए से भरना शुरू कर रहे हो, जनरल इन्फॉर्मेशन से भरना शुरू कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक एक पॉइंट को बहुत क्लियरली रीड आउट करके आप इसको भरिएगा। So then we have this proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger. Expenditure incurred in connection with transfer of assets. अगर transfer of asset के लिए कोई expenditure आपने incur किया है तो वो आपको यहाँ डालना है। WDV वो ऑटोमेटिकली ऐड लेस करके ऊपर के सारे कॉलम्स को यहाँ पे फाइनल WDV दे देगा। इस पर आप अपना कंट्रोल रखिएगा, चेक कीजिएगा। अगर ये वही फिगर्स है जो आपकी बैलेंस शीट्स में अपीयर हो रही है देन इट्स गुड, नहीं है तो हमें ये पूरा चार्ट रीचेक करना होगा। ओके, वी आर डन विद दिस। डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो इसको हमें बहुत अच्छे से करना होगा। नाउ दिस इज़ द डेप्रिसिएशन ऑन अदर असेट्स अदर देन असेट्स ऑन विच फुल कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ अलाउेबल। फिर से ये अदर असेट्स हैं जिस पे फुल कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउेबल है। तो ये हमारा पुराना ब्लॉक जो चला आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे ये लैंड है, लैंड पे आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, आपको इसकी वैल्यू ही डालनी होगी। आप देखेंगे नीचे कहीं कुछ नहीं है। एंड देन बिल्डिंग नॉट लैंड, नॉट इंक्लूडिंग लैंड, इसमें 5, 10 एंड 40% का स्लैब है अलग। फर्नीचर फिटिंग्स 10% पे एप्लीकेबल है। इंटेंजिबल एसेट्स 20%, शिप्स इज़ ऑफ 20% अगैन। तो ये हमारा चार्ट है, ये हमारा बहुत पुराना वाला चार्ट है जैसे हम पहले कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पर एडिशंस मोर देन 180 डेज, कंसिडरेशंस जैसे सेल किया है कुछ तो ये वाली फिगर्स आ जाएगी। एंड देन यू हैव डेप्रीसिएशन, अगर आपका लेस देन 180 डेज है तो 50%, मोर देन 180 डेज है तो फुल डेप्रीसिएशन आपको मिलेगा एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रेट। एंड उसके बाद फिर आपके पास ये नीचे आप आएंगे, आप देखेंगे ये पुराने चार्ट की तरह ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो आपको ये नेट एग्रीगेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिसअलाउड अंडर सेक्शन 38, अगर कोई डेप्रिसिएशन डिसअलाउड है और आपने क्लेम किया हुआ है तो वो वाली डिटेल आप डालेंगे। अगर आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको डिसअलाउेबल है तो आप यहाँ पे उसको डालेंगे। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ डालने का रीज़न ये है कि जब आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे जाएंगे जो कि पार्ट बी इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, तो आपको ये अलग से वहाँ फिल इन नहीं करनी होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ जैसे जैसे आप इस फॉर्म्स को बेसिक इन्फॉर्मेशन आप एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाला जो आपका चार्ट है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा with the right figures. Then expenditure incurred in connection with the transfer भी आप इसमें ऐड कर लेंगे, ये सारी चीज़ें आप डाल देंगे। एंड उसके बाद आपकी आ जाएगी WDV जो कि ऊपर के सारे कॉलम्स को एडलेस करने के बाद ये कंट्रोल टोटल नीचे हमें दिखेगी। सो नाउ वी हैव दिस शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन इन प्लेस जो कि अदर असेट्स का है। डेप्रिसिएशन ऑफ अदर असेट्स, वो असेट्स जिसपे 100% डेप्रिसिएशन हम नहीं क्लेम कर रहे हैं।
नाउ वी हैव दिस समरी ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। अब आप देखेंगे ये वाला जो चार्ट है, इसमें आपको, इस वाली स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है। दिस इज ऑटो पॉपुलेटेड, ऑटो पॉपुलेट हो गया है ये, एंड टोटल डेप्रिसिएशन आ गया है यहाँ पर, एंड टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे ये आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास बना हुआ चार्ट दिखेगा। नेक्स्ट वी कम टू दी, अब हम और आगे चलेंगे। दिस इज डीम्ड कैपिटल गेन। डीम्ड कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेप्रिसिएबल असेट्स। कई बार इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कोई भी अगर हम असेट सेल करते हैं तो उस पर वो डीम्ड कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन आ जाती है। तो आप देखेंगे ये भी ऑटो पॉपुलेटेड ही है, तो इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है। नाउ वी हैव दिस स्केड्यूल ऑन एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अगर आपने कोई भी, बीइंग अ कंपनी, अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च पे एक्सपेंड किया है तो उसकी आपको डिटेल्स यहाँ देनी है। ये जो सेक्शन 35(1) स्मॉल 1, 35(1) 2, 35(1) 2A, 35(1) 3, ये सारा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जितना भी स्पेसिफाइड है वो आपको देना है। अगर हमने कोई भी अमाउंट इफ एनी डेबिटेड टू P&L अकाउंट है, P&L भरते समय हमने ये इन्फॉर्मेशन दी थी, तो आपको यहाँ पे P&L में अगर हमने कोई भी डेबिट्स किया है जो कि हमने एक्सपेंडिचर रिसर्च पे है, तो यहाँ पे हमें इसका बाइफिकेशन देना है कि अंडर विच सेक्शंस आपने इसको डाला है। एंड अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउेबल, एक्ट के अकॉर्डिंग कितना डिडक्शन अलाउेबल है वो हम लिखेंगे, और अगर कोई एक्सपेंडिचर अलाउेबल नहीं है तो उसकी यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च हम कर गए हैं। अब ये कैपिटल गेंस का स्केड्यूल है, तो इसमें अगर हमने कोई सी भी सेल किया हुआ है जिस पे कैपिटल गेंस कैलकुलेट हो सकते हैं, ये वाली वो फिगर्स हैं, यहाँ हमें इंफॉर्मेशन देनी है। मेरे केस में मेरी कंपनी ने कोई भी ऐसा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कोई ट्रांजैक्शन किया नहीं है, तो हम इसमें आगे चलेंगे। फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, और बोथ लैंड की अलग वैल्यू एंड बिल्डिंग की अलग डाल सकते हैं, या दोनों की मिला के भी डाल सकते हैं। तो सेक्शन 48 इंडेक्सेशन का है, विदाउट इंडेक्सेशन, विद इंडेक्सेशन। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विदाउट इंडेक्सेशन लेना है। यहाँ पे उसकी आपको अमाउंट्स डालनी है। आप अमाउंट्स डालेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ये वाली फील्ड्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, आपने असेट जिस वैल्यू पे बेचा है आपको वो डालना है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी डालना है, एंड देन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, ये टोटल अप कर देगा। डिडक्शंस हम जो क्लेम करना चाहते हैं एक्विजिशन या इम्प्रूवमेंट में, अगर हमने कोई खर्चा किया है तो वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 54D डालना है आपको यहाँ पर। ऐड लेस कर सकते हैं अगर आपके पास कोई एडिशनल कॉलम भी है जिसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है तो आप इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो आपको वो वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी है। आप देखेंगे यहाँ पे पैन नंबर डालना बहुत कंपलसरी है। किसको आपने बेची, मतलब जो ख़रीदार है बायर, उसका आपको आधार नंबर एंड पैन नंबर, ये सारी डिटेल्स डालना है। स्लम्प सेल में भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालनी है। स्लम्प सेल का मतलब यही होता है कि आप टोटल में फिगर्स डालिएगा। सेल ऑफ, अगर हमने शेयर्स बेचे हैं तो शेयर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की। देन नॉन रेजिडेंट में अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल हैं तो FII यहाँ पे कवर्ड नहीं है, ओनली नॉन रेजिडेंट्स कवर्ड हैं। एंड देन यू हैव
ऊपर वाला जो कॉलम है वो सेल ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स है ऑफ एन इंडियन कंपनी। फॉरेन एक्सचेंज एडजस्टमेंट भी अप्लाई होता है इस पर। एंड देन यू हैव दिस नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट का अगर ये सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ है ऊपर जो कवर्ड नहीं है बाय एन FII, उसकी फिगर्स हम यहाँ डालेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की फिगर्स हम डालेंगे जो कि डिडक्शंस अंडर सेक्शन 48 परमिसिबल हैं। ये तो खैर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है, यहाँ हमें वो सब डालना नहीं है। हमारी बेसिक फिगर्स जो है वो ऊपर ही डलती हैं। यहाँ पे जब हम ये बेसिक फिगर्स हैं, आप ये फिगर्स आप सही रखेंगे तो नीचे वाली फिगर्स ऑटोमेटिकली सही आएंगी। मैं आपको हर बार यही कह रही हूँ कि जब भी आप इसकी फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन डालें वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। हमारे आगे की सारी जो फील्ड्स हैं ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होके बिल्कुल एक्यूरेट फिगर्स देंगी। सो नाउ अब हम आगे और चल रहे हैं एंड वी हैव दिस। So this is short term capital gains on assets. Amount deemed to be short term capital gains. अब ये डीमिंग वाले अमाउंट्स आ गए हैं यहाँ पे। Whether any amount of unutilized capital gain or asset transferred during the previous years shown below was deposited in the capital accounts. Capital account स्कीम में अगर कोई चीज़ हमने रखी थी तो ये उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे देनी है। तो बेसिकली हमें ये वाला, अगर हमारे कंपनी के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस वाली इन्फॉर्मेशन आ रही है, ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हमने किया है, इवेंट किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ देनी है। टोटल अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस नॉट चार्जेबल वाली इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ देनी है। एंड अगर वो एट स्पेशल रेट्स हैं चार्जेबल एज पर दी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, अगर हमारा इंटरनेशनल ट्रीटी में फॉल हो रहा है एंड हम ट्रीटी का बेनिफिट ले रहे हैं तो DTAA के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है नॉट चार्जेबल है या चार्जेबल एट स्पेसिफाइड रेट्स है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पर इस वाले कॉलम में आएगी जो कि हमारे लिए उन्होंने एंट्री इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए रखी हुई है। बाकी की इन्फॉर्मेशन अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की, अभी तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की बात कर रहे थे, अभी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर आ गए हैं। तो अगर हमारा ड्यूरिंग द ईयर ऐसा कोई इवेंट है जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हमारे हुए हैं तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। कॉस्ट ऑफ एक्विज, पहले तो हमें सेल कंसिडरेशन बताना है, उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्सेशन देना है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बताना है। तो इसमें आगे हम चलेंगे एंड हमें इसमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद बाकी की इन्फॉर्मेशन तो ये ऑटोमेटिकली टैबुलेट कर लेता है फील्ड में। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें भी हमारे पास पैन आधार मैंडेटरी है। अगर आपने किसी को सेल किया है तो सेल करते समय जिसने भी ख़रीदा है द बायर की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ देनी है। जैसे कि मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में बताया था, सेम चीज़ है बट दिस इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। कोई स्लम सेल हुआ है तो स्लम सेल की भी हमें डिटेल देनी है। देन वी हैव द सेल ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स ये बहुत इलाबोरेटिव है अगेन। तो यहाँ पे एक एक आप हेड देखेंगे, जो जो पॉसिबल हेड्स है वो सारे इस वाले फॉर्म में इंक्लूडेड हैं। देन यू हैव दिस सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। EOF इक्विटी ओरिएंटेड फंड अगर है या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है तो उसका भी ये LTCG है। उसके बाद ये नॉन रेजिडेंट्स का है, फॉर नॉन रेजिडेंट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी। तो ये कॉलम्स अगर आप देखेंगे ये काफ़ी इलाबोरेटिव है। जो भी एप्लीकेबल कॉलम आपके लिए है उसी को आपको फिल इन करना है, बाकी सब में आप फिगर 0 ही रखेंगे। So for non-resident, whether from sale of equity share in a company, and then we have sale of assets where B1 to B8 above are not applicable. अगर आपका कोई भी ऊपर
वाला चीज़ एप्लीकेबल नहीं है कि मैं इसमें भी फॉल नहीं होता, इसमें भी फॉल नहीं होता, इसमें भी फॉल नहीं होता, बट स्टिल देयर इज़ अ कैपिटल गेन ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर हम इस वाले ये पॉइंट नंबर 9 में आ जाएंगे। एंड पॉइंट नंबर 9 में आने के बाद हम यहाँ पे अपनी फिगर्स एंटर कर देंगे इन कॉलम्स में। सो नाउ अब हमारे पास जो ऊपर कहीं भी 8 कॉलम्स में नहीं फॉलो होते हैं उनके लिए ये 9th कॉलम है, विच इज़ जनरल कॉलम। तो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 48 में हम 9 नंबर में वापस वही चीज़ है, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 10 में अब हम आ गए हैं अमाउंट डीम्ड टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे डीम्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म LTCG को आपको बताना है, इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी है। जैसे कि आपने किसी कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में कुछ पैसा रखा हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। एंड देन यू हैव दिस अमाउंट डीम्ड टू बी इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अदर देन एट ए, ये ऑटो पॉपुलेटेड स्ट्रीम नहीं है, तो यहाँ पर आपको इसकी डिटेल डालनी है। पास थ्रू इनकम लॉस इन द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिल अप स्केड्यूल, ये स्केड्यूल हमें भरना है। एंड देन इसमें आप देखेंगे अगर 10% पे 112 चार्जेबल है 10% एंड चार्जेबल है 20%। कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% पे चार्जेबल होते हैं, कुछ 20% पे, तो उसकी हमको ये फिगर्स देनी है। तो ये फिगर्स देते समय हम बहुत केयरफुल रहेंगे, बिकॉज़ ये सारी फिगर्स हमें पार्ट बी में ऑटो पॉपुलेटेड मिलेंगी, तो हम यहाँ कोई ऐसी गलती ना करें, नहीं तो वहाँ जाके वो अनएडिटेबल फील्ड्स हो जाएंगी जिसमें हमें एडिट नहीं करने को मिलेगा, तो हमें पीछे आके ढूंढना पड़ेगा कि हमने कहाँ पे कौन सी फिगर गलत डाली है। So amount of LTCG included in B1, B11, B1 to B11 not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA। DTAA के अकॉर्डिंग अगर हमारी कोई भी अमाउंट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की जो B1 से B11 तक है, बट इट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, तो वो हमें यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये वाली LTCG नॉट चार्जेबल एज पर DTAA वाली स्ट्रीम यहाँ आ जाएगी, ये आपको भरनी है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको उस वाली कैपिटल गेन पे इंडिया में टैक्स नहीं देना है तो ये वाली फिगर आपको भरनी है। सो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, इंफॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम्ड, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है कि अगर आपने डिडक्शन क्लेम किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। 54D ऑफ कोर्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तो आपको इसमें भी ये वाली डिटेल्स आपको फिल इन करनी है। EC के अकॉर्डिंग भी अब हमें ये नेक्स्ट जो है कॉलम बी डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 54EC, ये वाली डिटेल हमें एंटर करनी है। डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 54G अर्बन एरिया, एंड देन कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू असेट अदर देन अर्बन एरिया, हमें इसमें ये वाली इंफॉर्मेशंस भी देनी है। तो एज़ पर द इनकम टैक्स एक्ट ये सेक्शंस के बाइफिकेशन के अकॉर्डिंग हमको इसमें सारी डिटेल्स एंटर करनी है। सो नाउ यू हैव टोटल डिडक्शन क्लेम्ड, कितना डिडक्शन क्लेम किया हुआ है ये वाली इन्फॉर्मेशन, एंड सेट ऑफ करंट ईयर कैपिटल लॉस विद करंट ईयर्स कैपिटल गेन्स। अगर कोई हमने सेट ऑफ किया है, क्योंकि फाइनल जो फिगर आती है वो हमें टोटल एड लेस करने के बाद आती है, तो यहाँ पे अगर बीच में कोई सेट ऑफ हुआ है तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ये वाला चार्ट दिखा देगा। हमने अभी तक जितना भी अमाउंट डाला होगा बाकी के सारे कॉलम्स में, ये सारा का सारा यहाँ पे टैबुलेट होके आ रहा है। सो आप देखेंगे अगर आपने कहीं पे भी कोई भी फिगर ऐसी डाल दी है तो ये टेबल हमारी गलत हो जाएगी।
तो ये ऑटो टैबुलेटेड जो चीज़ें हैं ये हमारे पुराने वाले जो अभी हमने 2-3 स्केड्यूल पहले जो डाली हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएंगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल एट द रेट 15%। तो यहाँ पर हमें वो फिगर्स डालनी है। इसमें लिखा हुआ है कि एंटर वैल्यू फ्रॉम आइटम 5V। तो यहाँ वाले कॉलम्स में जो ये एंट्रीज होंगी वो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ डालनी है। एंड देन उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। ये शेड्यूल फिल करने के बाद लेट अस मूव अहेड। टूल 112A। अब दिस इज़ पर्टेनिंग टू ये जो टूल 112A वाला जो शेड्यूल है ये सेल ऑफ इक्विटी शेयर है। सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच STT इज़ पेड। तो अगर आपने किसी भी ट्रांजैक्शन पे सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हुआ है एज पर सेक्शन 112A, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। तो ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्ड चार्ट है। इसमें आपको लाइन आइटम्स ऐड करते जाने हैं एंड लाइन आइटम्स ऐड करने के बाद आपका ये पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो कुछ एंटिटीज़ के लिए इस चार्ट कैन रन इनटू पेजेस, बट देन आपको उतने ही लाइन आइटम्स ऐड करने हैं जितने आपके केस में एप्लीकेबल हैं। अब हम 115 AD के कैलकुलेशन पर आते हैं। दिस इज़ फॉर द नॉन रेजिडेंट्स। नॉन रेजिडेंट्स जिन्होंने इक्विटी शेयर को सेल किया हुआ है या इक्विटी ओरिएंटेड फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे जिसको उन्होंने सेल कर दिए हैं और उस पर STT पेड है, तो ये उसका कैलकुलेशन है। तो यहाँ आपको फिगर्स डालनी है। देन वी हैव दिस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब जो हमने पहले जो सोर्सेज ऑफ इनकम डाली थी P&L एंड उसमें वो सारी हमारी बिजनेस सोर्स की इनकम थी। अब अगर उसके अलावा भी कोई इनकम हमारे पास है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो उसे यहाँ पे हमें एंटर करना है। तो हमें केयरफुल होना है कि जो इनकम हमने वहाँ ऑलरेडी ले ली है उसे यहाँ हम दोबारा ना लें, नहीं तो वो रिपीटिशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ इनकम हो जाएगा। सो हियर आप देखेंगे नॉर्मल रेट्स पे जो इनकम टैक्सेबल है वो हमने ले ली है। डिविडेंड्स ग्रॉस, अगर सेक्शन 1034 या 1035 के डिविडेंड्स हैं, अगर उसमें वो नहीं फॉल हो रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे इसको लीजिएगा। अगर वो एग्जेम्प्ट हैं तो यहाँ पे मत लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको डिविडेंड्स की ग्रॉस इनकम लेनी है जो कि एग्जेम्प्ट नहीं है। सो बेसिकली दिस इज़ एन इनकम, नॉट एन एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम्स यहाँ पर हम नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ग्रॉस सेविंग्स बैंक में अगर आपने रखा है, डिपॉजिट में रखा हुआ है या इनकम टैक्स रिफंड आया हुआ है तो वो आपको उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। एंड इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लान्स बिल, रेंटल इनकम अगर आपने किसी को रेंट पे दिया हुआ है तो ये रेंटल इनकम है, तो ये वाली इनकम की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। और अगर इसके अलावा भी कोई इनकम है जो ऊपर के कॉलम्स में आ नहीं रही है तो आप यहाँ पे ऐड करके उसका नेचर बता के उसमें आप इनकम को ऐड कर सकते हैं। इनकम चार्जेबल स्पेशल रेट्स, तो यहाँ पर आप एंटर कर लेंगे। ऊपर वाली इनकम ऑटोमेटिकली टैबुलेट हो रही है। सो अब ये नेचर ऑफ ये जो इनकम है, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड ये सारी ये डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम ही है। तो आप इसमें अगर आपके पास कोई भी ऐसी स्ट्रीम में ये इनकम आ रही है तो आप इसमें ऐड कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट्स, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट्स, अनएक्सप्लेन मनी, अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आइटम होता है। इसी की वजह से बहुत सारे नोटिसेस जनरेट होते हैं जिस पे पेनल्टीज़ एंड बहुत सारे आगे रेपरकशंस आते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप इसको बहुत अच्छे से ये वाली फिगर्स को टैबुलेट कीजिएगा। एनी अदर इनकम है तो वो आप इस वाले कॉलम में डालेंगे। पास थ्रू इनकम इन द नेचर ऑफ
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स भी हम डालेंगे. डिडक्शंस अंडर सेक्शन 57, एक्सपेंसेस, डिडक्शंस, डेप्रिसिएशन, टोटल, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डालेंगे. आप देखेंगे इसमें हम अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 58, प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 59, ये फिगर्स हम सब यहाँ डाल देंगे. उसके बाद ये दोनों फिगर्स नेट इनकम एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगी. इनकम फ्रॉम एक्टिविटी अगर आप रेस हॉर्सेस मेंटेन करते हैं तो ये उसके लिए है ये वाला कॉलम. तो आप इसमें प्रॉफिट्स, अमाउंट्स डिडक्टेबल, अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल, ये दोनों चीज़ें हम डालेंगे इसके अंदर. तो ये इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ जाएगा. इंफॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल रिसीट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हमारा ये जो नेक्स्ट कॉलम है वो इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो हम बता चुके. इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल रिसीट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला जो कॉलम है ये भी हम देख लेंगे. इसमें आप देखेंगे अप टू 15/6 क्वार्टरली बेसिस पे डिविडेंड इनकम अगर आपको मिली है. डिविडेंड जब आपको कैसे मिलती है अप टू 15/6 मतलब जून 15 तक, फिर जून से मिड सितंबर, देन मिड सितंबर टू मिड दिसंबर, and then mid December to mid March, and then from mid March to the end of March. ये फिगर्स हमको यहाँ पे देनी है. Please include the income of the specified persons referred to in schedule SP1 while computing the income under this head. अभी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले शेड्यूल पर हैं. अब हम करंट ईयर्स लॉसेस, डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर्स लॉसेस. अब हम लॉस, करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करने के बाद जो हमारे इनकम है, आप देखेंगे ये वाला चार्ट ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड है. इसमें हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है. वी जस्ट हैव टू चेक कि हमारा कोई भी फिगर ऐसा तो नहीं आ रहा है, एंड देन इसके आगे वी हैव टू मूव ऑन. आई हैव दिस शेड्यूल CFL विच इज़ कैरीड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, इसे हमें होने वाले चार्ट्स को देख के भरना है. आपको कितने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस. तो हम कितने लॉसेस टोटल, हम कितने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करेंगे. लास्ट 8 ईयर्स के लॉसेस हमें कैरी फॉरवर्ड करने मिलता है. टोटल ऑफ अर्लियर ईयर्स लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हमने कुछ एडजस्ट किए हैं उसकी फिगर्स हमें देनी है. टोटल लॉस कैरीड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स, ये वाला भी कॉलम आप देखेंगे. ये मैक्सिमम कॉलम्स ऑटो पॉपुलेटेड हैं क्योंकि हमने इसकी सारी फिगर्स ऑलरेडी पहले डाल दी हैं. ये फिगर्स तो हम पुराने, क्योंकि हमने ये वाले, ये जो पुराने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं उसकी फ़िगर हमने डाली नहीं थी पहले किसी चार्ट में, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ डालनी होगी. इसको डालने के बाद नीचे आप आएंगे तो ये ऑटो पॉपुलेट हो जाती है एंड फिर प्लस माइनस सब आ जाता है. उसके बाद हम शेड्यूल PTI, टोटल 42 शेड्यूल्स हैं, इसलिए आप बहुत पेशेंटली इसको भरिएगा. कहीं भी गलती होती है देन इट इज़ गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम. So pass through income details from business trust or investment fund, 115 UA UB.
तो इन्वेस्टमेंट एंटाइटी कवर्ड बाय सेक्शन 115 यूबी में अगर आपकी कोई एंटाइटी है तो आप उसकी डिटेल्स को आप यहाँ पे डालेंगे. दिस इज़ पास थ्रू इनकम स्केड्यूल. तो ये वाली डिटेल्स आपको भरनी है. करंट ईयर इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, इसमें हेड्स दिए हुए हैं. इनकम टैक्स के सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको ये बहुत ध्यान से भरने होंगे. नेट इनकम लॉस, शेयर ऑफ करंट ईयर लॉस, करंट ईयर इनकम, देन TDS ऑन सच अमाउंट. ये सारी डिटेल्स आपको बहुत ध्यान से भरनी है. देन यू हैव दिस लास्ट. अगर आप इसमें कुछ ऐड लेस करना चाहें तो आप लाइन आइटम्स ऐड लेस कर सकते हैं. इसका भी एक टोटल पूरा डिफरेंट वीडियो बन सकता है. स्केड्यूल को भरने का, रादर हर इंडिविजुअल स्केड्यूल को भरने का एक डिफरेंट वीडियो बन सकता है. सो नाउ वी मूव टू पास थ्रू अकाउंट. पास थ्रू इनकम डिटेल्स से हम आ चुके हैं आगे. सो नाउ वी हैव दिस. नेक्स्ट स्केड्यूल की तरफ चलते हैं. The MAT is minimum alternate tax. तो मिनिमम alternate टैक्स का कैलकुलेशन 115 JB सेक्शन इनकम टैक्स के सेक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है. तो whether the profit and loss is prepared in accordance with the provisions, अगर आप yes करते हैं तो आप yes कर दीजिए. अगर आपने उसके अकॉर्डिंग बनाया है, नहीं बनाया है तो आपको no करना होगा. If one is know whether the profit and loss is prepared in accordance with the provisions of Act governing such property. मेरे इसमें तो खैर नो नहीं है, ये यस है. पर अगर आपके केस में नो होगा देन आपको यहाँ पे नो करना होगा. सो अब क्योंकि मेरे ऊपर की फिगर्स की वजह से नीचे कोई चेंज होगा नहीं, तो प्रॉफिट कॉलम नंबर 4 में जो मेरा कैरिड फॉरवर्ड प्रॉफिट था वो आ रहा है. एडिशंस अगर वहाँ नो होगा तो फिर ये सारे एडिशंस एंड ऐड एंड लेस वाला आपको डिडक्शंस करना होगा. एंड ये सब करने के बाद, ऐड लेस होने के बाद आपके पास बुक प्रॉफिट कैलकुलेट होगा सेक्शन 115 JB में. उस बुक प्रॉफिट्स पे फिर आपका टैक्सेशन अप्लाई होगा. तो हमें फिर ये वाला कॉलम यहाँ ऊपर तक ही भरना है. नीचे का तो सारा का सारा आप देख सकते हैं ये ऑटो पॉपुलेटेड है. यहाँ पे यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. देन वी मूव टू दी स्केड्यूल, द नेक्स्ट स्केड्यूल विच इज़ कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट. मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्रेडिट है ये अंडर सेक्शन 115 JAA. तो यहाँ भी आप देखेंगे ये ऑटो पॉपुलेटेड है शुरू की 3 स्ट्रीम्स. एंड देन यूटिलाइजेशन ऑफ मैट क्रेडिट. अगर आपकी पुरानी कोई मैट क्रेडिट बची हुई है तो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डालनी है. सो अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JAA यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर. ये ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है तो ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा. एंड आगे आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो फिर ये यहाँ भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा. नेक्स्ट वी मूव टू द शेड्यूल डिटेल्स ऑफ टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज एंड इट्स पेमेंट. तो यहाँ पे आपको वो इंफॉर्मेशन देनी है किस सेक्शन में आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन देनी है, डिविडेंड किस रेट पे किया है, कितना अमाउंट डिक्लेयर किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया या पे किया है. 115O में अगर कुछ आपने रिडक्शन किया हुआ है तो वो लिखना है. तो यहाँ पे आपने DDT पे किया है क्या, वो आपकी डिटेल देनी है. एडिशनल इनकम टैक्स 15% और 30% के अकॉर्डिंग जो भी आपने पे किया हो वो. हेल्थ सेस, ये इंटरेस्ट का बाइफिकेशन है. सो इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 115P एंड एडिशनल इंटरेस्ट, ये आपको इसमें इंफॉर्मेशन देनी है. और बैंक की डिटेल्स देनी है कि आपने किस बैंक के अकॉर्डिंग आपने DDT दैट इज़ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया है.
This section is applicable to companies only. Section BBS. So buyback of shares अगर हुआ है तो हमें फिर ये वाला स्केड्यूल भी भरना होगा. सो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर ऑन बायबैक अगर किया है तो उसकी डेट देनी है, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन देना है, अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी भी लिखना है. ये सारी स्ट्रीम्स ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएंगी. सो इंटरेस्ट पेएबल आपको यहाँ भरना है. इंटरेस्ट पेएबल कितना है, इंटरेस्ट पेएबल लिखने के बाद ये आपका ऑटोमेटिकली सारा कैलकुलेट हो जाता है. एंड फिर वो आपने जो पेमेंट किया है उसकी आपको यहाँ पे डिटेल देनी है. BSR कोड, नेम ऑफ द बैंक ब्रांच, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल ऑफ चालान एंड द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड. ये भरने के बाद ये हमारा शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा. नाउ दिस इज GST, ग्रॉस रिसीट रिपोर्टेड अंडर फॉर GST. अब टर्नओवर, GST का टर्नओवर जो भी आपने डिक्लेयर किया है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी होगी. प्लीज़ फर्निश द इन्फॉर्मेशन अबव फॉर ईच GSTIN नंबर सेपरेटली. हर GSTIN का आपको सेपरेट यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है. ऑब्वियसली GSTIN के नंबर्स को ही आपको डाल के इसका एनुअल आउटवर्ड सप्लाईज देनी है. एंड देन वी हैव दिस स्केड्यूल फॉर फॉरेन करेंसी, breakup of payments, receipts in foreign currency. So payments made during the year on account of capital account or on revenue account, and receipts on account of capital or revenue account, उसकी आपको ये देनी है. इसकी भी सेपरेट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक सेपरेट पूरा वीडियो बन सकता है इसके ऊपर. वी हैव दिस पार्ट बी नाउ. अब हम पार्ट ए, FD की इंफॉर्मेशन के साथ, फॉरेन करेंसी की इनकम इंफॉर्मेशन के साथ हम ये पार्ट बी पर आ गए. पार्ट ए ख़त्म होता है. पार्ट बी इज़ कंप्यूटेशन. अब आप इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिएगा. ये कंप्यूटेशन की जो स्लाइड है ना, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ भर कर आती है. यहाँ पे यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, क्योंकि हमने जितने भी पुराने जो स्केड्यूल्स 42 शेड्यूल्स जो भरे हुए हैं, उन सारे 42 शेड्यूल्स से ये पार्ट बी की इंफॉर्मेशन, बिकॉज दिस इज़ ऑन टोटल इनकम, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पिक हो जाती है. तो यहाँ पिक होने के बाद ये अनएडिटेबल फील्ड्स हैं. तो अगर यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी अपीयर हो रही है जो यहाँ नहीं होनी चाहिए, एंड एज पर यू कि इसमें स्लाइड चेंज होना चाहिए, देन आपको यू विल हैव टू गो बैक टू द ओल्ड शेड्यूल जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन डाली गई थी. से लाइक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, दिस इज 4 ऑफ शेड्यूल HP. तो आप ये वाली फिगर यहाँ से पिक हो रही है. तो यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए दे हैव गिवन कि आपको कौन सा वाला कॉलम रेफर करना है. देन यू हैव दिस प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस अदर देन इंश्योरेंस बिजनेस. सो एंटर नील ऑफ लॉस, ये शेड्यूल BP से आ रहा है. ये वाला कॉलम 2 का जो फिगर है वो शेड्यूल CFL से आ रहा है. कॉलम 3 की फिगर्स जो है वो शेड्यूल CFL से आ रही है. सो यहाँ पे सारी की सारी फिगर्स ऑटोमेटिकली पिक हो रही है. इसलिए आई हैव बीन टेलिंग सिंस बिगनिंग कि जब भी हम कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी श्योर, बिकॉज ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आगे जाके ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएंगी. सो इफ़ यू सी दिस, हमारा ये जो शेड्यूल है पार्ट बी का, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है. इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड अप. सिर्फ एक हमें क्रॉस चेक करना है, चेक करना है वेदर दिस इज़ राइट, फिगर्स हमारे सही हैं. नेक्स्ट वी मूव टू दी नेक्स्ट स्क्रीन विच इज़ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. तो यहाँ पे हम हमारी टैक्स लायबिलिटी, अब क्योंकि हमारी इनकम ऑटोमेटिकली हमारे पुराने पार्ट बी की फर्स्ट टोटल इनकम में आ गई है. सो नाउ अब हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ भी इफ़ यू सी, ये सारी की सारी फील्ड्स ऑटो पॉपुलेटेड है. यहाँ पे नॉट मच इंटरेस्ट एंड अगर डिफ़ॉल्ट है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न में, ये कॉलम्स एम्प्टी रखे हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि आपने इसको सही टाइम पे भरा है नहीं भरा है. एडवांस पेमेंट, एडवांस टैक्स के पेमेंट में अगर आपका डिले है तो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा. डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स का पेमेंट है 234C, 234A, B, C एंड F की कैलकुलेशंस यहाँ पर आ जाएंगी, इफ एट ऑल दे आर एप्लीकेबल, अगर आपको वह एप्लीकेबल है तो. फिर उसके बाद यू हैव दिस रिफंड, ये भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आएगा. बैंक अकाउंट की डिटेल्स यू हैव टू पुट,
सो दैट आप जिस अकाउंट में भी आप रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं उस अकाउंट की आपको डिटेल यहाँ देनी है। एक से ज़्यादा अकाउंट है तो भी आप इसमें दे सकते हैं, बट ओनली वन अकाउंट हैज़ टू बी सेलेक्टेड रिफ़ंड के क्रेडिट के लिए। 2-4 अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन अगर आप देंगे तो CPC बाय डिफ़ॉल्ट वो कोई भी एक अकाउंट सेलेक्ट करके उसमें आपको रिफ़ंड दे सकता है। नॉन रेजिडेंट्स अगर इनकम टैक्स रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं तो वो अपना बैंक एंड कंट्री एंड अगर द बैंक इज़ नॉट इन इंडिया तो आप बाहर की बैंक का भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सो दैट विल बी अकाउंटेड फॉर बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड उस वाले अकाउंट में आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव दिस डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। आपने जितना भी एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्सेस पे किए हैं उसकी डिटेल्स हमें यहाँ डालनी है। तो वो हम BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान एंड अमाउंट हमें यहाँ डालनी होंगी। इट्स वेरी सिंपल। TDS की इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म 16A से मिल जाएगी। तो फॉर्म 16A को आपको प्रॉपरली देखना है। फॉर्म 16A में अदर देन सैलरी इनकम होती है, तो इट्स अ कंपनी, सो ऑब्वियसली यू वोंट बी गेटिंग अ सैलरी। तो फॉर्म 16A डिपॉजिट्स या कुछ और इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं जिस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी फिगर्स आएंगी जिस पे TDS अप्लाई हुआ है। एंड देन दिस इज TDS डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इनकम 16B और 16C के अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी है। कोई TDS अगर नहीं क्लेम किया है तो उसकी भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हैं। तो दिस इज ये टोटल चार्ट इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। Then you have this TCS। TDS की तरह ही TCS अगर आपने किसी का टैक्स कलेक्ट किया हुआ है देन उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। टोटल ऑफ कॉलम 7 in 10C डालना है। पार्ट B TTA तो टैक्सेबल टोटल इनकम में जो है इसमें आपको कॉलम नंबर 7 में डालना है। हमारा जो नेक्स्ट है ये सारी डिटेल्स एंटर होने के बाद दिस इज़ द वेरिफिकेशन पार्ट। आपको ये वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन में आपको द नेम ऑफ द डायरेक्टर, द साइनिंग पर्सन, कैपेसिटी एज द डायरेक्टर विद द पैन नंबर डालना है। एंड फॉर्म डेट ऑटोमेटिकली पिक करता है। इट इज़ टेकिंग 16th October। आफ्टर वेरिफिकेशन हमारे पास ये प्रीव्यू का ऑप्शन है। हम इसे प्रीव्यू करेंगे। सो हम इसे प्रीव्यू कर रहे हैं। ओके कर दिया है मैंने। इसे मैं सेव भी कर लूँगी। Please verify, rectify from the right pane and proceed. So there is 0 1 of 1. Please enter any one table in schedule SH1। तो ये हमें एक एरर दे रहा है SH1 में। टेबल इन शेड्यूल 1 में कोई भी एक टेबल ऐड करने के लिए कह रहा है। सो let me go to the schedule 1।
तो एरर्स रिमूव करने के बाद हमारी ये स्क्रीन आ जाती है 0 ऑफ 0 एंड अब इसमें हमारे पास कोई एरर नहीं है। तो अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारी ये सबमिट ITR वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें हमें ID पासवर्ड्स डालने हैं एंड उसके बाद हमें DSC से साइन करना है नहीं करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें ये फिल इन करके इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका ITR जनरेट हो जाएगा। तो आप इसको सबमिट कर दीजिएगा एंड ITR जनरेट होने के बाद आप उसकी कॉपी सेव कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इट वॉज़ अ टेक्निकल एंड अ लेंदी वीडियो, पर एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई शेड्यूल आपको डीपली समझना है या उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, क्योंकि हर शेड्यूल पर एक वीडियो बन सकती है, इतना टेक्निकल टॉपिक है ये, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिए कि आपको कैसा लगा या कौन से शेड्यूल में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ आपके लिए ऐसा टेक्निकल वीडियो बनाने के लिए। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके।